तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आजकल मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं और फैक्ट बेस्ड देख रहे हैं और ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से होंगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी कवर करती हैं। अब उन हवाओं में उन वादियों की धुन मत सुनना जो आप लोगों से ये कहें कि एनसीईआरटी नहीं आती, ये आता है वो आता है फलाना ढिमकाना जो भी आता है, इस चीज़ को मत सुनिए। ठीक है, आपसे मैंने जो कहा है उस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि एक मात्र और विश्वसनीय सोर्स होता है एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरल बुक से आते हैं, यानी जनरल बुक जो बनती है वो भी एनसीईआरटी से ही बनती है। उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको एनसीईआरटी की ही मिलेंगी, चाहे आप लूसेंट पढ़ें, घटना चक्र पढ़ें। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को साथ लेके एग्जाम में चलते हैं, उसके बाद अगर किसी केस में आपका क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। वो आपके साथ ही नहीं है, वो हर किसी के साथ है। तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़िए। बिल्कुल भी इस प्रकार की थिंकिंग मत रखना अपने अंदर, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आज का जो होमवर्क होगा वो आप लोग लिखना। हिंदी में आपको आज विराम चिन्ह अच्छे से तैयार करने हैं। क्या करने हैं? विराम चिन्ह। और ये आप सिर्फ लूसेंट से नहीं करोगे, आप नेट पे सर्च कीजिए, जो मैंने क्लासेस करा रखी हैं वो देखिए। साथ ही साथ जिसने आदित्य पब्लिकेशन की बुक ली हुई है, जिसके पास है, उससे भी कीजिए और उसके प्रैक्टिस सेट भी कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंस दे देता है वो, पूरा इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। वहां बेहोश होने से अच्छा ये है कि घर पे ही उसको तैयार कर लो, इसको यहीं के यहीं हलाल कर दो। ठीक है, यानी विराम चिन्ह आपका आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, किसी भी केस में ये तैयार हो जाना चाहिए इसके अंदर। जहां तक रहा आपका उत्तराखंड का टॉपिक, उत्तराखंड के अंदर आप क्या करना है, एक तो आज आपको परिवहन तंत्र पढ़ना है, वो पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र के साथ साथ इसको पूरा देखो, अब ये डेटा चेंज होते हैं, आगे पीछे होता है, हर सोर्स से लेना है आपको। ठीक है, हालांकि मैंने जो करा रखा है वो नेशनल हाईवे जो उसकी साइट है वहां से आपको करा रखा है, वो आपका सही है, दिक्कत कोई नहीं होगी आपको। साथ ही साथ उत्तराखंड की वन रिपोर्ट आपको 2019 की तैयारी करनी है। वन रिपोर्ट 2019 ये आपको साइट पे भी मिल जाएगा वन रिपोर्ट, और मैंने भी आपको करा रखा है। उसमें एक जगह करेक्शन किया होगा, उसको दोनों पार्ट देखोगे या दोनों वीडियो देखोगे या कहीं कमेंट में देख लेना आप लोग, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका उत्तराखंड रहा। आपका जीएस वाला पोर्शन, जब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री इतना पहुंच चुके हो तो आप तुरंत क्या करोगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की आज तक अभी तक की मैंने क्लासेस करा रखी है, आप तुरंत क्या करोगे, पॉलिटी लूसेंट को आज रिवाइज करोगे। ठीक है, पॉलिटी करोगे किससे? ल्यूसेंट से रिवाइज करना आज। और जो टॉपिक आपके होंगे वो जैसे मेन टॉपिक, जैसे मूल अधिकार आज पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट करा रखा है, साथ ही साथ मूल कर्तव्य। ठीक है, ये दो टॉपिक आप लोग कर लेना, इतना आपको करना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो आज की क्लास आती है, आज के बाद आपका जो दो क्लासेस होंगी, यानी कल और परसों, संडे को भी आपकी क्लास आएगी, लाइव नहीं होगा क्योंकि अब कोर्स से ज़्यादा खींच रहे हैं। तो दोनों क्लासेज आपकी उत्तराखंड की होंगी, सैटरडे और संडे की, और उसको आप लोग सही से तैयार करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी ये क्लास, इसके पास दो क्लासेज आपकी एनसीईआरटी की टोटल बचती हैं, और एक या दो क्लास आपकी गवर्नर जनरल की बचेंगी, यानी जो आपके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, जहां से 110% क्वेश्चन आएगा। भले ही वो किसी तरीके से मैं पढ़ाऊं, लेकिन दो क्लासेस आपकी मैं गवर्नर की कराऊंगा, गवर्नर जनरल की। एक कराऊंगा 1773 से 1858 तक के महत्वपूर्ण, उसके बाद 1858 से 1947 तक के महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में फैक्ट कराऊंगा। ठीक है, वो आपका बहुत बेहतर तरीके से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की चीजें कंप्लीट कर देगा। जैसे ही मेरा ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसी पैटर्न पे जियोग्राफी शुरू कर दूंगा। जैसे कई ऐसे टॉपिक हैं जियोग्राफी के अंदर, अब डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पेपर नजदीक है। वन डे एग्जाम बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग करेंगे जितनी जल्दी हो, और वही चीजें डिटेल से आप तब पढ़ोगे जब एक बार आपका ये एग्जाम निपट जाए। मैं सारा का सारा चीज आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं आने वाले समय में। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी वगैरह की क्लास से परेशान मत होना। ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी, सिंपल सी बात है, यानी जो उसने अपनी पॉलिसी लाई थी वो क्यों लाई होगी? अपने हित में। यानी ब्रिटिश क्या चाहते थे? हमारा भला हो, हमें लाभ हो, यानी स्वयं के लाभ के लिए। तो इसका जो मेन कारण था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी औद्योगिकरण हो रहा था, वहां उद्योग डेवलप हो रहे थे, और उद्योग तभी पनपते हैं जब उनके पास कच्चा माल हो, यानी रॉ मटेरियल्स हो। तो भारत में कच्चा माल बहुत पर्याप्त मात्रा में था, तो इस कच्चे माल को किसी भी तरीके से इंग्लैंड पहुंचाना तथा उन उद्योगों से तैयार माल को भारतीय मार्केट
मार्केट में फैला देना इनकी आर्थिक नीति का मुख्य से मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब आप सब लोग जानते हैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना मैंने बताया था 1600 ईस्वी में की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि भारत के साथ या पूर्व के साथ आप व्यापार करके आओ, ईस्टर्न पोर्शन के साथ, और ये यहाँ व्यापार कर रही थी 1773 तक। इसको किसी ने कंट्रोल नहीं किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार ने, संसद ने इस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और उसी के बाद धीरे धीरे अपनी आर्थिक नीति को डेवलप करना शुरू किया। ये सब चीजें मैं आपको प्रशासनिक ढांचे में पढ़ाऊंगा। आज आर्थिक नीति पढ़ाता हूं, कल मतलब नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे जब भी होगा प्रशासनिक नीति पढ़ाऊंगा। तो आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करना, मतलब ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगों हेतु कच्चा माल भारत से। ठीक है, कच्चा माल, ब्रिटिश उद्योगों हेतु कच्चा माल ले जाना और साथ ही साथ भारतीय बाजारों में ब्रिटिश द्वारा तैयार माल भेज देना, यही इनके आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय बाजार में ब्रिटिश उद्योगों का तैयार माल, ठीक है, इसको भेज देना, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश की आर्थिक नीति का। अब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप हर चीज ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया कहोगे तो ये अगर आप लोगों को मिल जाएगा ना, अगर आपसे कोई पूछे मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया होगा, सीधे सीधे इसका आंसर दे देना, ये इसलिए किया होगा। क्यों? हर चीज के पीछे यही लॉजिक है। देखो, उन्होंने यहाँ इंग्लिश एजुकेशन यानी इंग्लिश में जो अंग्रेजी शिक्षा है या वेस्टर्न एजुकेशन है, क्यों उसने डेवलप की यहाँ पे, क्योंकि उसको ये पता था अगर थोड़ा भारतीय एक वर्ग है जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा सीखेगा, वेस्टर्न एजुकेशन वो सीखेगा, तो उसको ब्रिटिश के प्रति लगाव होगा, ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति लगाव होगा, तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएगा। पहली बार रेलवे को डेवलप क्यों किया? क्योंकि कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी तथा वहां से तैयार माल जब आएगा वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। डाक टिकट का क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि उनके अपने आर्थिक हित थे। ठीक है, अब देखो हम यहां से देखते हैं इसके फैक्ट वगैरह, जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होगा मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको कराया दिया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार यानी जो सिंगल उसका अधिकार था और किसी का नहीं था, उसको खत्म कब कर दिया गया? 1813 में, यानी 1813 के चार्टर एक्ट से। 1813 में ब्रिटिश ने एक चार्टर एक्ट लाया जिसमें ये कहा गया कि जो वेस्ट ईस्टर्न पोर्शन है जहां भारत वगैरह, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ अकेला व्यापार नहीं करेगी, अन्य लोगों को, अन्य पूंजीपतियों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश संसद पे दबाव बन रहा था सिर्फ कंपनी ही क्यों व्यापार करे, हमें भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ चाय व चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार था, यानी जैसे वो चाय का व्यापार करेगी और चाइना के साथ जो अफीम वगैरह का व्यापार होता था वो सिर्फ अभी कंपनी को दिया गया था, अदर सेक्टर सबके लिए ओपन कर दिए गए थे। ठीक है, तो यहां लिखो चीन प्लस चाय के साथ, चीन प्लस चाय के साथ एकाधिकार बना रहा, एकाधिकार बना रहा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कब समाप्त किया गया। दूसरा, इसी चाय व चीन के व्यापार को भी 1833 में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसको भी हर किसी के लिए खोल दिया गया, यानी 1833 के चार्टर एक्ट से, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट से संपूर्ण एकाधिकार समाप्त, संपूर्ण एकाधिकार समाप्ति। इसका क्या मतलब हुआ कि जो संपूर्ण एकाधिकार है चीन और चाय के साथ, वो भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, पहला पूछेगा आपसे कि भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ, होशियार बच्चों की तरह 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारतीय ईस्टर्न के साथ, जो भारत के साथ या पूर्व के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका चीन और चाय के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो वहां अच्छे से बता के आना, 1833 के चार्टर एक्ट से, यानी कंप्लीटली क्या कर दिया गया? एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरा यहीं पे आता है, मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? मुक्त, फ्री ट्रेड जिसको कहते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार की नीति, ब्रिटिश द्वारा मुक्त व्यापार की नीति क्यों अपनाई गई? कब अपनाई गई? 1813 में, यानी 1813 में ही मुक्त व्यापार की यानी फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाया गया था। क्यों?
क्योंकि ये दशक जो था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, यानी इंग्लैंड में क्या हो रहा था, उद्योग पनप रहे थे। अब उद्योग तब पनपेंगे, कच्चा माल तो मिला, लेकिन वो बेचेंगे कहाँ? तो भारत और ईस्टर्न जो पोर्शन था उसके साथ उन्होंने फ्री ट्रेड करवा दिया, यानी सीमा पे कोई रोक टोक नहीं होगी, आप अपना सामान भेजिए, हम अपना सामान बेचते हैं, तो इस प्रकार कोई रोक टोक नहीं, फ्री ट्रेड आपका हो सकता है, यानी मुक्त व्यापार की नहीं, मुफ्त नहीं है, मुक्त व्यापार बोलते हैं इसको, फ्री ट्रेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो इंडस्ट्री का था, ये तो जो भी था, सबसे भयंकर काम किया उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में, जो भू बंदोबस्त लेके आए, यानी जो इस्तेमारारी बंदोबस्त था, जिसको आप स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, रैयतवाड़ी कहते हैं और महालवाड़ी कहते हैं, तीन के तीन जो सेटलमेंट है, लैंड सेटलमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला आप लोगों ने ऊपर हेडिंग लिखना है, ब्रिटिश की भू नीति, भू राजस्व नीति लिखो, ब्रिटिश की भू राजस्व नीति लिखना है, और उसके अंदर पहला हेडिंग आपको डालना है, ऊपर लिखना है ब्रिटिश की भू राजस्व नीति, पहला हेडिंग डालना आपको इस्तेमारी बंदोबस्त। क्या लिखोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट करना, इस्तेमारी। ये सिर्फ वन डे एग्जाम और एनसीईआरटी है, ठीक है। अब ये मत कहना सर इतना डिटेल से पढ़ाओ हर चीज, मैं आपको डिटेल से कहा है, मेरा कमिटमेंट है, मैं पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ना होगा बाद में, लेकिन आपके एग्जाम के बाद। इस्तेमारी बंदोबस्त का जो अन्य नाम है, इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। क्या लिखोगे? स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट आप लोग इसको कह सकते हैं, या जमींदारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त ऑब्लिक जमींदारी, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था भी लिख सकते हो। अब देखिए, पहला क्वेश्चन पूछेगा इस्तेमारी बंदोबस्त का अन्य नाम क्या है, होशियार बच्चों की तरह बता देना, स्थायी या जमींदारी व्यवस्था। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने शुरू की? सबसे पहला क्वेश्चन, और कब शुरू हुई? इसको लिखो 1793 में ये जो शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। वायसराय कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस टाइम भारत के क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये किन इलाकों में हुआ था? याद रखना, ये बंगाल और बिहार का जो प्रांत था, उड़ीसा वगैरह, वहां हुआ था। असम, बंगाल, बिहार, बंगाल प्लस बिहार प्रांत में, बिहार प्रांत में कौन सा हुआ था? इस्तेमारी बंदोबस्त हुआ था। अभी बताता हूं ये था क्या, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसमें जो, अब ये क्या था इस्तेमारी बंदोबस्त, पहले सुन लीजिए। ये आपका ब्रिटिश की एक नीति थी कि जो लगान होता है किसान से, जो कर टैक्स समझ लीजिए आप, कौन वसूल करेगा और कितना वसूल करेगा, इसके लिए ये बंदोबस्त लेके आए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग का मतलब भूस्वामी, एक तो किसान होता है जो खेत पे काम करता है, एक को क्या कर दिया गया, एक ऐसा वर्ग डेवलप कर दिया गया जिसको ये घोषित कर दिया गया कि आप इस लैंड के मालिक हैं, भूस्वामी हैं, और आपका ये काम होगा कि जो आप किसान हैं, आप अपनी मर्जी से उससे लगान या कर वसूल कीजिए और उसका इतना पोर्शन सरकार को दीजिए, इतना आप रखिए, बाकी आप जो करते हैं हम कुछ नहीं, लैंड रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी आपकी, किसानों को झेलने की जिम्मेदारी आपकी, बाकी हमारा कुछ नहीं, हमारा परमानेंट सेटलमेंट है, हमेशा यही रहेगा, इतना % आप हमें दीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो इसमें आप देखिए बंगाल और बिहार प्रांत में ये शुरू हुआ था। इसमें आप लिखोगे जमींदार और मालगुजार को भूस्वामी व लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो अगर आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है इस्तेमारी बंदोबस्त में भूस्वामी किसे माना गया था, तो जमींदार ऑब्लिक मालगुजार, ठीक है, एक प्रकार का ही वो थे, वो करता था, एक वर्ग था जो टैक्स लिया करता था उस टाइम पे। जमींदार ऑब्लिक मालगुजार को भूस्वामी बनाया गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है, इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त में भूमालिक किसको घोषित किया गया? ऑप्शन देगा किसान, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, कुछ ऐसा देगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, भूस्वामी तथा लगान वसूल करने का अधिकार, लगान वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार किसको दिया गया? जमींदार को दिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, इसी में आता है ये जो लगान है, ये हमेशा के लिए क्या कर दिया गया था? निश्चित कर दिया गया था। लगान नाम से ही लग रहा है इस्तेमारी बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त, यानी हमेशा के लिए आप इतना दोगे, यानी लगान हमेशा के लिए निश्चित, अब उसमें चेंज नहीं होगा। लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है अगर कि इस्तेमारी बंदोबस्त में लगान वसूल करने का अधिकार किसको दिया गया? जमींदार को। इस्तेमारी बंदोबस्त में भूस्वामी किसको बनाया गया? जमींदार को। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में है। इसमें क्या हुआ था, जमींदार क्या करता था, जो किसान होगा उससे जितना उसने लगान वसूल किया है उसका 10/11 हिस्सा वो सरकार को देता था, 1/11 हिस्सा वो खुद रखता था, ठीक है। तो लिखो
10/11 हिस्सा लगान का, टोटल लगान का, ठीक है, ये किसको जाता था? सरकार को, ब्रिटिश को जाता था। और 1/11 कौन रखता था? जमींदार। किसान की इससे बड़ी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी, ठीक है। जमींदारों ने पूरा शोषण कर लिया था। ब्रिटिश को ये लगा कि ये जमींदार रिफॉर्म करेंगे खेती में, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लगान वसूलते गए, किसान वैसे ही तड़पता रहा। और इसके अंदर एक नया कानून लाया गया था, उसको बोला गया सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या था? लगान देने की एक निश्चित तिथि होती थी। जैसे कह दिया इस जमींदार से, भाई 20 तारीख तक तो इतना तेरा लगान है, तूने किसी भी केस में लाना है। उस 20 तारीख के सूर्य के अस्त होने तक अगर आपने किस सरकार को लगान नहीं दिया तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। यही सूर्यास्त कानून था, ठीक है। तो आपको इतना आपने इस्तेमारी बंदोबस्त में, पहला चीज स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, जमींदार को इसमें भूस्वामी माना गया था, लगान वसूल करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, लगान हमेशा के लिए निश्चित था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था। बंगाल बिहार के इलाके में था। 10/11 हिस्सा सरकार का, बाकी 1/11 किसका हुआ करता था? जमींदार का। नेक्स्ट है आपको लिखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या लिखोगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयत बोलते हैं किसान को, किसान को ही रैयत बोलते हैं, ठीक है। तो देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था, वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो मैं तो आपको ये बहुत डिटेल से बहुत अच्छा समझा देता, बट क्या करूं, मेरी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, आपकी भी मजबूरी है, आपको भी वनडे एग्जाम ही निकालना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? रैयत माने होता है किसान, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है रैयतवाड़ी, तो इसमें लैंड का एग्रीमेंट यानी भू राजस्व का जो एग्रीमेंट होगा, टैक्स का, लगान का, वो किसान के साथ किया गया था। नाम ही लग रहा है रैयतवाड़ी। और ये किन इलाकों में था? साउथ के इलाकों में, ध्यान रखना, क्योंकि वहां जैसे बंगाल बिहार में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, लेकिन साउथ के इलाके में ऐसे जमींदार वर्ग का अभाव था। उसी के चक्कर में किसान के साथ क्या किया गया? एग्रीमेंट। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में पहला पॉइंट लिखोगे, इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनरो व्यवस्था, क्योंकि ये टॉमस मुनरो थे, उनके द्वारा इसको सबसे पहले लाया गया, इसी को मुनरो व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, सबसे पहला प्रयोग 1792 में किया गया, लेकिन वो हल्का एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट था, बट कंप्लीट रूप से इसको क्या किया गया? 1820 में इसको शुरू किया गया। 1792 में प्रयोग किया गया इसका, यानी एक्सपेरिमेंट। और कहां किया गया? बारामहल क्षेत्र में, बारामहल क्षेत्र में। लेकिन अगर आप इसको देखोगे कंप्लीटली जो प्रयोग किया गया 1820 में मद्रास में संपूर्ण रूप से लागू, मद्रास में संपूर्ण रूप से लागू। और इसको कैसे समझना है, दोनों को कंपैरिजन करोगे आप, ठीक है। अब देखो उसमें किसके साथ लैंड एग्रीमेंट किया गया था? जमींदार के साथ। जबकि इसमें जो लैंड एग्रीमेंट किया था वो किसान या काश्तकार यानी जो किसान खेत पे काम कर रहा है उसके साथ एग्रीमेंट किया गया था। और ये याद रखना कहां लागू हुआ था? वो बंगाल बिहार का इलाका था, जबकि ये दक्षिण पश्चिम भारत में ये शुरू हुआ था, ठीक है। कि कहाँ था? साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मद्रास, इस इलाके में ये शुरू हुआ था, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। अब इसमें आप अगला पॉइंट क्या लिखना है आपको? इसमें किसान और काश्तकार के साथ बंदोबस्त किया था, इसमें जमींदार नहीं था, ठीक है। अगला लिखो, अगर आपसे पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश द्वारा किसके साथ भू राजस्व का लगान का वो किया गया था एग्रीमेंट, तो किसान ऑब्लिक काश्तकार, ये सब खेत में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। काश्तकार के साथ क्या किया गया था? अपने आप में एग्रीमेंट किया गया था, यानी अपने आप में बंदोबस्त किया था, सेटलमेंट, कि आप दोगे लगान, बंदोबस्त। क्यों था? क्योंकि वहां जमींदार वर्ग का अभाव था। दूसरा, जो जमींदारी व्यवस्था थी पहले वाली, जो रैयतवाड़ी कहते हैं, सॉरी, जो इस्तेमारी बंदोबस्त थी, उसमें कमी थी। इन लोगों ने यहाँ फिक्स कर दिया था, उसको हिला ही नहीं सकते थे। इनको लगा यार घाटा हो गया, 93 में तो हमने फिक्स कर दिया, कुछ हमें फिक्स मिल रहा है, वहाँ जमींदार अपना हड़प जा रहा है जितना है, और कृषि के डेवलपमेंट में, खेतों के डेवलपमेंट में वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किसान और काश्तकार के साथ बंदोबस्त इसमें क्या किया गया था। नेक्स्ट इसमें आपको लगना है किसान को ही जमीन का मालिक माना गया था जब तक कि वो कर दे। किसान को जमीन मालिक माना गया था, ये भी पूछेगा आपसे, किसान को जमीन मालिक, ब्रैकेट में लिख दो, जब तक कर दे, यानी जब तक वो टैक्स दे रहा था। इसमें जमींदार को नहीं माना गया, जब तक वो कर दे। कब को किसको माना गया था? किसान को जमीन का मालिक माना गया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है, इसमें कर का निर्धारण समय समय पर होता था। जैसे वहां पे क्या होता था, एक ही फिक्स हो गया था, कर निर्धारण समय समय पर, हर 2 साल, 3 साल, 5 साल, समय समय पर, ये भी लिखना है, ठीक है। कर निर्धारण समय समय पर होता था। और अंतिम पॉइंट लिखना है, टॉमस मुनरो कैप्टन रीड ने इसको शुरू किया था, तो लिख लो आप लोग,
मुनरो व कैप्टन रीड लिखोगे, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया नीचे टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो प्लस कैप्टन रीड, प्लस कैप्टन रीड द्वारा शुरू किया गया था, ये द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्वेश्चन को देखना। पहला क्वेश्चन पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मुनरो व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कंप्लीट रूप से कब लागू हुई, 1820 में, जबकि पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट 1792 में। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा किस व्यवस्था में किसान को भूमालिक माना गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन पूछेगा किस व्यवस्था में कर निर्धारण समय समय पर किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किन इलाकों में लागू हुई थी, दक्षिण या दक्षिण भारत के इलाकों में। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इतना। तीसरा और अंतिम जो आता है वो आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव या गांव के समूह, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है आपका, महाल का मतलब है क्या, गांव या गांव का समूह। तो इसका मतलब लैंड का एग्रीमेंट या टैक्स का जो एग्रीमेंट किया गया होगा महाल के साथ क्या होगा, महालवाड़ी व्यवस्था। तीन के तीन अपने आप में इतिहास में बहुत फेमस हैं ब्रिटिश की व्यवस्थाएं, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कीमती टॉपिक है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें जो लैंड का आपको सिर्फ कंपैरिजन करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए महालवाड़ी जो व्यवस्था है ये किन इलाकों में लागू हुई थी, पंजाब ऑब्लिक दिल्ली या फिर मध्य भारत, मध्य भारत यानी नॉर्दर्न जो पोर्शन है जैसे बंगाल बिहार, वहां तो था क्या स्थायी बंदोबस्त यानी पहला वाला, ठीक है। इन इलाकों में ये क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ये जो शुरू हुई थी 1822 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था हार्ट मैकेंजी के द्वारा। 1822 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर से पूछते हैं जो कर लगा या लगान का निर्धारण कौन करता था, मतलब किसके साथ किया गया था, बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, ये याद रखना, बंदोबस्त। अब देखो जो सेटलमेंट था वो ब्रिटिश ने किसके साथ किया, महाल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह, ठीक। नाम से ही लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अलग अलग गांव से किया होगा। किससे किया होगा, जैसे कोई गांव है, गांव के मुखिया होते हैं जो ये कहेगा कि ये पूरा गांव है, इसका कभी मैं मेरी जागीर रही थी, मैं इस गांव का मुखिया हूं। यानी गांव के मुखियाओं से या उस गांव के जमींदारों से जो ये दावा करते थे कि मैं इस गांव का कह रहा हूं, मुखिया हूं या मुखिया रहता था या मुखिया हूं, उन लोगों से क्या किया गया था, एग्रीमेंट। यानी ओवरऑल मिला के आप ये समझ लीजिए कि महालवाड़ी व्यवस्था जो थी लैंड से संबंधित जो कर निर्धारण था, लगान व्यवस्था थी, वो गांव या गांव के समूह से की गई थी। तो आप लोगों को बंदोबस्त लिखना है तो किसके साथ हुआ था, अलग अलग गांव में या वहां के जमींदार या मुखिया से, ठीक है, अलग अलग गांव से, अलग अलग गांव से, ब्रैकेट में लिखो वहां के मुखिया से, ठीक है। मुखिया मतलब जो ये दावा करे कि मेरा ये गांव है, मेरी ये जागीर रही है, तो उन लोगों से साथ लैंड एग्रीमेंट किया जाता था, सॉरी लगान का एग्रीमेंट। ये थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। अब लिख लीजिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखने हैं, हालांकि उनकी जगह यहाँ नहीं बनती है, लेकिन वो आर्थिक नीति से संबंधित है। जैसे रेलवे है, रेलवे कहीं ना कहीं आर्थिक नीति से संबंधित था, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके, और इसके अलावा भारत से कच्चा माल इजीली बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके, इसलिए वो लेके आए थे। चाहे कार सेवा हो, टेलीग्राफ सेवा हो, डाक टिकट सेवा हो, इनको आप लोग लिख लीजिए। तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी, क्या लिखोगे, लॉर्ड डलहौजी, एक वाइसराय गवर्नर हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। इनके समय के 4 इवेंट लिखने हैं आपने, ठीक है। पहला लिखोगे आप तार लाइन, पहली तार लाइन, अभी किसके समय हुआ था वैसे ही बता दोगे आप, पहली तार लाइन सेवा, पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट लिखना है पहली बार रेलवे, पहली बार रेलवे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चली। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको टेलीग्राफ सेवा, चौथा लिखना है आपको डाक टिकट, तीसरा लिखना है टेलीग्राफ सेवा, और अंत लिखना है आपको डाक टिकट। भारत में पहली बार जो डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पहली तार सेवा जो शुरू हुई थी 1853 पे हुई थी। ये जो हुई थी पहली तार सेवा, ये अपने आप में हुई थी कोलकाता से आगरा के बीच, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो कलकत्ता टू आगरा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। रेलवे सबसे पहले जो चली थी 1853 में, मुंबई टू बॉम्बे टू ठाणे। 1853 में बम्बई से ठाणे, ठाणे, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और टेलीग्राफ सेवा पहली बार जो चली थी 1853 ईस्वी में चली थी, वो भी किसके समय पे चली थी? डलहौजी। तो ये चार के चार फैक्ट याद रखना। भारत में पहली बार तार सेवा का प्रारंभ 1853 में। भारत में पहली बार रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चली? बॉम्बे टू ठाणे 1853। टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ कब से हुआ था? 1853 में। पहली बार डाक टिकट 1854 में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय के हैं, सबके सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके बाद आता है एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बहुत ज्यादा, नील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है, नील विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको पेपरों में देखने को मिलेगा। नील विद्रोह अपने आप में नील की खेती से परेशान किसानों ने किया था, जिन्होंने ये मना कर दिया था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। ये था 1859 में बंगाल में, यानी नील विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था 1859 में। अब इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश कहती थी कि आपको नील की खेती करनी, क्योंकि यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा भारतीय नील की क्या थी? मांग थी। वो रंगाई पुताई वाला नील ही होता है, ठीक है। लेकिन किसान को कोई उससे फायदा नहीं हो रहा था। किसान तो अपना वाणिज्यिक फसल चाहता ही नहीं था, वो तो अपना भरण पोषण के लिए अपना खाद्यान्न चीज़ें उगाना चाहता था, लेकिन उस पर प्रेशर डाल के इसकी खेती की गई और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी डिमांड थी, लेकिन रेट उसको उस लायक नहीं मिलता था। उन्होंने मना कर दिया था नील की खेती करने को, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। नील विद्रोह हुआ था 1859 में। और इस नील विद्रोह के बारे में परेशान होकर, या आप लोग कह सकते हैं नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना उसको, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में था वो नील दर्पण। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको नाटक। ये है आपका दीन बंधु मित्र का, किसका है? दीन बंधु मित्र का बहुत ज्यादा फेमस है नील दर्पण नाटक। दीन बंधु मित्र का है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान में रखना है किसका है। अगला आप लोग लिखोगे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, बहुत इंपोर्टेंट। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1920 में हुई थी। और इसको किस किसने किया था वो भी आता है। लाला लाजपत राय, उसके साथ नारायण मल्हार जोशीवर, इसके बाद दीवान चमन लाल, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसके अलावा आप लोग अगला नाम लिखोगे नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी, मल्हार जोशी। और तीसरा दीवान चमन लाल। इन तीनों ने मिलकर इसकी क्या की थी? अपने आप में स्थापना की थी, दीवान चमन लाल, ठीक है। ये भी आप लोग देख लेना। और अंतिम दो तीन फैक्ट आपके अब बचते हैं। एक तो लिखो धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? मैं पहले भी बता चुका हूं, ये था नेहरू जी का, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी। धन की निकासी का सिद्धांत मतलब वो ये कहना चाहते हैं किस प्रकार से भारत का धन ब्रिटिश को भेजा जा रहा है, ब्रिटेन को जा रहा है, उसका सिद्धांत था, ठीक है। धन की निकासी सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी लिखना। क्या लिखोगे? दादा भाई नेहरू जी, पूरा लिखना आप लोग। दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत लिखना। लोहे को गलाने की शुरुआत, लौह गलन। भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत, सब उद्योगों से संबंधित है। भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन, ये कब से हुआ था? 1874 से, ठीक है। जबकि प्रॉपरली जो अपने आप में लौह एंड इस्पात उद्योग की स्थापना मानी जाती है भारत में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1905 में। तो लिखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी, एंड स्टील कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1905
1905 में हुई थी, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है, 1905 में हुई थी। ये जो था आपका टोटल ही आज का जो है क्लास रहती है। लास्ट एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, कृषि आखिर क्यों बर्बाद हुई। तो आपको एक पॉइंट लिखना है, चाहे कृषि हो या आपके भारतीय उद्योग हो, सेम सेम आंसर मान देना। कृषि बर्बाद क्यों हुई लिखना है आपको, ब्रिटिश काल में कृषि के बर्बाद होने के कारण लिखूं, क्यों आखिर कृषि बर्बाद हुई। पहला कारण क्या था, एक तो उच्च भू राजस्व था, जो रेवेन्यू आप लेते थे बहुत हाई लेते थे, तो उसके बाद किसान जो हो गया, क्या हो गया, परेशान हो गया। जैसे आप लोग कहीं कल के दिन नौकरी में लोगे कि अगर आपसे टैक्स बहुत ज़्यादा ले लिया जाएगा आपकी सैलरी के कंपेरिजन में, तो आप भी क्या करेगा, आपका मन भी नहीं करेगा वो काम, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो एक लिमिट से अगर ज़्यादा आपने किसानों से राजस्व ले लिया तो उन्होंने वो काम करने में परेशान हो गए, तो कृषि उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा लिखोगे नई राजस्व प्रणाली, नई कानून प्लस राजस्व प्रणाली। अब नया कानून जैसे जमींदारों को दे दिया भूमि का हक, भूमि मालिक बना दिए, तो इस प्रकार से उनको हक दे दिया कि आप लोग क्या करो, मतलब राजस्व वसूल करो। तो नई कानून एवं राजस्व प्रणाली ने भी कहीं ना कहीं कृषि को बर्बाद किया, जमींदार इसके लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, ठीक है। एक पॉइंट नेक्स्ट आपने लिखना है कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी आप कृषि को वाणिज्यिक रूप से लागू करोगे। कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। आप खाद्यान्न को कम देके आप नील की खेती को बढ़ावा दे रहे हो, आप कपास की खेती को बढ़ावा दे रहे हो, आप रबर की खेती को, इस टाइप की चीजें कर रहे हो, तो किसान उससे परेशान हो गए थे, तो वो भी कारण था। और अंतिम जो आप लोग इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं, विऔद्योगिकरण, विऔद्योगिक अवौद्योगिकरण, डी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अवौद्योगिकरण, यानी ब्रिटिश की आर्थिक नीति के कारण भारत के उद्योग नहीं पनप सके। औद्योगिकरण क्यों नहीं पनप सके, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भारतीय उद्योगों को पनपने का मौका ही नहीं दिया। अब वो कैसे, आप कहोगे सर ऐसा कैसे, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से भारतीय उद्योग सामान बनाते थे उसको ब्रिटिश जब दूसरे देश भेजा जाता था तो उस बाउंड्री पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी ब्रिटिश सरकार। तो आपका जैसे ये मार्कर बनाया भारत के उद्योग में, अगर ये दूसरे देश को जा रहा है 10 रुपये का बनाया, 15 रुपये टैक्स लगा दिया तो 25 रुपये का हो जाएगा, अब 25 रुपये का हो जाएगा, तो बताओ कौन खरीदेगा इतनी महंगी चीज़। तो ये इसीलिए बोला जाता है, ये अवौद्योगिकरण ने भारत की कृषि को बर्बाद कर दिया। अब जैसे कोई सामान वहां से आ रहा है उसको आपने बहुत कम टैक्स लगा दिया, बहुत कम टैक्स लगाया तो आपकी मार्केट में वस्तु सस्ती हो जाएगी, आपकी मार्केट में सस्ती होगी तो बहुत अच्छी बिकेगी, तो भारतीय उद्योग बर्बाद होंगे। जैसे ही औद्योगिकरण खराब हुआ, उद्योग का विकास नहीं हुआ, वहां से लोग परेशान हो गए, कृषि की ओर आगे, एग्रीकल्चर की ओर आए। तो अब उनको ये लगा यार हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उत्पादन तो बढ़ा नहीं, यानी उत्पादकता वही की वही रही, लेकिन कृषि पे लोड ज्यादा हो गया, उस पर आश्रित लोगों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे कृषि पनप नहीं सकी, ठीक है। तो ये था आज का औद्योगिक मतलब ब्रिटिश की आर्थिक नीति वाला चैप्टर, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तीनों नीतियों का आप लैंड सेटलमेंट ध्यान रखना। फिर मिलता हूं कल उत्तराखंड सेशन के साथ। थैंक यू।